हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो यूपी स्पेशल जीके की ये 6th वीडियो है। टोटल वैसे 7th है, बाकी ये 6th ही मैं कहूंगा इसको क्रम वाइज। तो दोस्तों ये किस बात पे या किस चीज पे वीडियो बनाया गया है? जलवायु, झील, बांध, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इस वीडियो में कवर मैं कर रहा हूँ। तो आप सोचिएगा कि भाई इतनी सारी चीजें एक वीडियो में कैसे इतनी जल्दी से निपट सकती हैं। तो जो मेरे हिसाब से इनमें इंपॉर्टेंट है मैंने वो सब लिखा है। आपके वो झील सारी नहीं है क्या? अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ऐसे हर शहर में एक झील मिल जाएगी आपको, ठीक है। ज्यादातर एक एक शहर में कई कई झील मिल जाएंगी, तो हम सारी तो कवर नहीं कर सकते। जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, बांध जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और यूपी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो सभी में यूपी स्पेशल जीके पूछी जाती है। एक अच्छा खासा वेटेज होता है इसका, ठीक है। और यूपी में ही जो वन्य जीव अभ्यारण्य, सब कुछ यूपी का है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जलवायु जलवायु से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यूपी की जलवायु किस तरह की है? तो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो ये समशीतोष्ण क्यों पड़ता है? समशीतोष्ण जो भारत है, भारत जो है उष्ण कटिबंध से शुरू हो जाता है, लेकिन जब ऊपर आते हैं भारत, तो यूपी के भारत से आधे से भी ऊपर यूपी पड़ता है। आपको पता ही है, उत्तर में, जब तो उत्तर प्रदेश है। तो ऊपर जो कर्क रेखा से जो ऊपर का भाग होता है वो शीत और उष्ण, ऊपर शीत 66.5 से ऊपर, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक आ जाते हैं, ठीक है, नीचे और ऊपर, ठीक है, ग्लोब पर। आपको पता ही है। तो जो ऊपर का भाग है, यानी ये अगर मैं ग्लोब बनाऊं तो ये 66.5 से ऊपर एक बीच की लाइन कर देता हूं, ये 23.5 है और ये मान लो 66.5 है, ठीक है। ऐसे ही नीचे 23.5 और ये मान लो 66.5 है। तो 23.5 से तक तो आप ये मान लीजिएगा ये उष्ण कटिबंध है, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सूर्य की किरणें इस विषुवत रेखा पर, बीच की लाइन पर पूरी लंबवत पड़ती हैं। तो इसको, ये जो एरिया है इसके आसपास का ये उष्ण होता है, गर्म होता है। और अब इस 23 से 66.5 तक अगर मैं बोलूं तो ये, तो आपको पता है यूपी का जो, अगर आप इसका अक्षांश देखोगे तो यूपी का अक्षांश 23.5 से और 66.5 के बीच में ही पड़ता है। तो ये जो है ऊपर शीत कटिबंध होता है, बीच में उष्ण और शीत का मिला के शीतोष्ण है। तो यूपी इसी एरिया में पड़ जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यूपी का समशीतोष्ण, मतलब एक सा ही रहता है कटिबंध ज्यादातर, और समशीतोष्ण है और उष्ण है। तो उष्ण ज्यादा, क्योंकि जो शीत है वो इतनी अच्छे से आ नहीं पाती, हिमालय आ जाता है हमारे उत्तर की साइड में, तो ऊपर से शीत आ नहीं पाती, इसलिए उष्ण ही रह जाता है। तो समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, ठीक है। या आपको एक ग्लोब से नहीं करना, ऐसे ही रटना है तो ऐसे रट लीजिएगा। यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान गोरखपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान मथुरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी वर्षा होती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, पर फिर भी आप अपना ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। फिर इतना तो याद रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा वर्षा और सबसे कम वर्षा। कई बार मथुरा नहीं आता ऑप्शन में, आगरा भी आ जाता है, तो आगरा भी आप लगा सकते हो। मथुरा आगरा में ज्यादा फर्क नहीं है डिस्टेंस का, ठीक है। तो यूपी में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र तराई का क्षेत्र, ठीक है। यूपी के अगर आप भौतिक विवरण, मतलब भाग करोगे, एक तो पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। जो फिजिकल मैप बनाते हैं तो उसमें दिखता है तराई क्षेत्र, जो ऊपर वाला जैसे यूपी बनाते हैं ना, ये मैंने सोचा ये यूपी है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये पूरा तराई का क्षेत्र जो उत्तराखंड नेपाल से लगा हुआ है। यहाँ पे ठंड भी होती है, तराई का क्षेत्र, तो बारिश भी यहीं ज्यादा होती है, आप सबको पता है। सहारनपुर वगैरह से लेकर गोरखपुर तक सब में बहुत बारिश होती है। इधर सहारनपुर पड़ता है और इधर गोरखपुर, ठीक है। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि भारत में जो यूपी में जो बारिश होती है, इधर यूपी के या भारत के, आपको पता है बंगाल की खाड़ी पड़ती है, और यहीं से मानसून उठ के, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से सबसे ज्यादा बारिश होती है यूपी में। तो इधर हुआ, प्लस ऊपर तराई का क्षेत्र आ गया, तो दोनों जगह से बारिश का जो एरिया हुआ, इधर तो इसलिए क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के नजदीक पड़ रहा है, ऊपर इसलिए क्योंकि भाई वो ऊपर बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, तो गोरखपुर यहाँ पड़ जाता है, इधर का भी फायदा लेता है, ऊपर का भी, ठीक है। और ये जो सहारनपुर है, ये इसको ऊपर का फायदा मिल रहा है, इसलिए यहाँ कम नहीं होती। कम कहाँ होगी? जो नीचे का क्षेत्र होगा इधर का,
क्योंकि ना तो इधर का फायदा है ना ऊपर का, तो इधर पड़ जाता है मथुरा। ठीक है, मथुरा या आगरा, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो अभी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका ये ऊपर वाला तराई का क्षेत्र जितना भी है, ठीक है, इसको बोलते हैं। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? सीधी सी बात है, पश्चिमी होगा, क्योंकि इधर से बारिश हो रही है, इधर को आते आते बादलों में जान कम हो जाती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो पश्चिम का मैदानी क्षेत्र, उसी में मथुरा वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, यूपी में 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो खेती के हिसाब से 9 बार मौसम परिवर्तन हो सकता है, ऐसे आप मान सकते हैं। कृषि के हिसाब से 9 जलवायु प्रदेश माने गए हैं। ठीक है, तो यूपी में मानसूनी बारिश पूर्व से, ये रटने वाली चीज है, कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं या यूपी में कितने तरह की जलवायु, तो आप 9 प्रकार की कह सकते हो। ठीक है, हालांकि जलवायु एक ही तरह की है, जो ये समशीतोष्ण, लेकिन कृषि के हिसाब से 9 तरह की बोल दी जाएगी। यूपी में मानसूनी बारिश पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। अभी बताई थी मैंने बात, यहां से उठेगी, इधर पूरब पड़ता है, बंगाल की खाड़ी है, तो इधर को जाते जाते कम हो जाती है। ठीक है, तो वही बात मैंने बताई थी आपको। चलिए, जलवायु की बात हमारे लिए इतनी काफी है। अब बांध की बात करते हैं। माता टीला बांध कहां पर है? बेतवा नदी पर माता का ही बेटा होता है, तो आप ऐसे माता का बेटा और झांसी। ठीक है, तो झांसी की रानी बिल्कुल माता ही होगी, वो भी किसी की माता थी, तो झांसी में याद रख लीजिएगा। किस नदी पर है और किस जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद, रिहंद बांध दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला कौन सा अभी बताऊंगा। रिहंद नदी पर है, सोनभद्र जिले में है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, जब नदियां पढ़ाई थी जिस चैप्टर में, वहां आपको पता है, जिस वीडियो में बताई थी। रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, लेकिन ये सबसे ऊंचा बांध है, 128 मीटर ऊंचा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बांध यूपी का कौन सा है? रामगंगा, क्योंकि ये ऊंचाई पर बसा हुआ है। रामगंगा नदी आपको पता है कि ऊपर कहां पड़ती है? जहां गंगा यूपी में प्रवेश करती है ना, बिजनौर जिले में प्रवेश करती है, उसी के पास से रामगंगा निकलती है, और ये गंगा की सहायक नदी भी है। गंगा को बाईं ओर से टच करती है, मैंने दिखाया था आपको नदी में। ठीक है, नदियों वाले हिस्से में। तो रामगंगा चूंकि ऊपर है, सहारनपुर की साइड है, बिजनौर की साइड है, तो ऊपर ऊंचाई है, तो वहीं से आप कह दीजिएगा वहीं पर इस बांध बनाया गया है। तो सबसे ऊंचा बांध इसलिए इसको बोल रहे हैं। सरयू बांध सरयू नदी पर है, लेकिन सरयू नाम किसका है? सिर्फ घाघरा का ही है, तो फैजाबाद या अयोध्या में इसका नाम सरयू हो जाता है, घाघरा का है वही नदी। ठीक है, बहराइच इसका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। पथरई बांध, पथरई बांध पथरई नदी पर। पथरई कौन सी नदी आ गई? ये तो हमने पहले नहीं पढ़ी थी दोस्तों। पथरई नदी है घासन नदी की सहायक, और घासन नदी है बेतवा नदी की सहायक। बेतवा तो हमने पढ़ी थी ऊपर, है ना, यमुना नदी की सहायक में पढ़ा था बेतवा को। तो बेतवा यमुना की सहायक है, बेतवा की सहायक घासन है, और घासन की सहायक पथरई, पथरई नदी है। तो ऐसे भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब यमुना देखो, सबका एक चेन चल रही है, यमुना, और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। ठीक है, तो यूपी में नदी तो एक मेन तो एक ही हो गई, गंगा, जो लास्ट तक पहुंचती है बंगाल की खाड़ी तक। बाकी सब तो इसी में मिल रही है, गंगा में ही। कोई यमुना में मिल रही है, कोई उनमें मिल रही है, वे सारी मिल रही है फाइनली इसमें। तो गंगा ही नदी आप कहेंगे पूरी तरह से, जो यूपी में है ना, जो लास्ट तक जाती है दूसरे राज्यों तक। तो ललितपुर, ललितपुर में ये पथरई नदी पड़ती है। ठीक है, आगे ललितपुर तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी, जिसको तीनों तरफ से घेरे हुए है, और यहाँ पर यूरेनियम बहुत फेमस है यहाँ का, है ना। यूपी में अगर एक जगह यूरेनियम पाया जाता है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, हर राज्य के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास है, सिर्फ इस डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है। ठीक है, यूरेनियम में। तो बाण सागर बांध सोन नदी पर है, बिल्कुल, सोन आपको पता है गंगा की सहायक है, और शहडोल एमपी में पड़ता है ये बाण सागर बांध। यूपी इसका फायदा लेता है, इसलिए यहाँ याद करना पड़ रहा है हमें। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है, महोबा ये डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेजा बांध बेलन नदी की सहायक है, और बेलन किसकी? टोंस की सहायक है, और आपको टोंस पता है ये गंगा में गिर जाती है। तो मेजा बांध बेलन नदी पे बना है, और बेलन मिर्जापुर में। ठीक है, तो मेज और बेलन दोनों लकड़ी के ही बनते हैं, ऐसे कुछ भी आप याद रख लीजिएगा। बेलन से रोटी बना के मेज पे परोसनी होती है। तो मेजा जो बांध है वो मिट्टी का बना है। ठीक है, कच्चा बांध इसको बोलते हैं, मिट्टी का बांध, एकमात्र बांध है जो मिट्टी का है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आता हूं मैं यूपी की झीलों पर। दोस्तों, मैंने सबकी ट्रिक नहीं बनाई है, अगर मैं ट्रिक बताऊंगा तो फिर एक ही टॉपिक पे पूरा वीडियो आपका खत्म हो जाएगा, और उसी में आपके 30 मिनट हो जाते हैं।
तो मैं सोच रहा हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे दूं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो तो बहुत ही पास है। सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा आप एग्जाम करके आओ। उन्हीं वजह से मैं ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोर्स कराना है, पहली प्रायोरिटी मेरी ये है। और भाई आप पीडीएफ की डिमांड मत किया करो, मैं पीडीएफ नहीं बनाता हूँ। हाथ से लिखने में जो मजा है वो कहीं नहीं है, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, चलिए। तो यूपी की प्रसिद्ध झीलें, रामगढ़ झील, गोरखपुर, बहुत फेमस झीलें मैंने इसमें लिखी हैं जो कि एग्जाम्स में पूछी गई हैं अब तक। बकीरा संत कबीर नगर, बटलर लखनऊ में, ठीक है, बटलर। तो ऐसे आप कुछ भी, रामगढ़ का, गोरखपुर, बकीरा संत कबीर है ना, इसमें कबीर देखो खुद ही लिख रहा, कबीर, बकीरा, कबीर, ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी आप याद रख सकते हो। और श्री राम की बात है तो गो रखना भी, तो हम भगवान की बात करते हैं, गो रखना, गो भी तो एक माता है, तो ऐसे कुछ भी आप अपना जोड़ सकते हो। बटलर लखनऊ, ठीक है, बहुत लोग बाट लगाने वाले आजकल मिलते हैं, लाखों लोग हैं ऐसे, तो कुछ भी है ना। बड़ा ताल शाहजहांपुर, ठीक है, बड़ा ताज ही मान लो इसे, ताजा तो शाहजहां नहीं बनवाया था, तो बड़ा ताल हो गया ये। बेती व नैया, ये प्रतापगढ़ में, बेती और नैया एक झील है, ये बहती नैया, कुछ भी आप इसको कर दो, बेती नैया, तो प्रतापगढ़ की है। कीठम ताल आगरा की है, कीठम ताल आगरा की नदी। चलिए, और गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसकी मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूं। ये हाथ मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील इसको बोलते हैं, रिहंद नदी पर है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ये पहले भी मैं बात बता चुका हूं इसको, नदियों वाले में। अवैधी ताल वाराणसी, तो अवैध चीज, चूंकि वाराणसी वार हो जाता है अवैध चीजों पर, आप खुद देखो अवैधी ताल, तो अवैध जो चीज अवैध होगी उससे तो युद्ध हो जाएगा चीजों पे, है ना, तो भाई मुझे नकली माल क्यों दे रहा, ठीक है। अवैधी ताल वाराणसी। राजा का बांध सुल्तानपुर, अब राजा तो अपने आप को भाई सुल्तान तो कहते ही है ना, तो राजा का बांध सुल्तानपुर आसानी से याद हो जाएगा। बरुआ सागर झांसी, तो बरुआ सागर झांसी, ठीक है। तो आगे लक्ष्मी ताल, लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी, बहुत आसानी से। देवरिया कन्नौज, ठीक है, तो देवरिया ताल कन्नौज में है, तो देव। और बाकी फुलहर झील तो बहुत बार मैंने आपको बताई है, क्योंकि जो गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती, और फुलहर झील पीलीभीत से निकलते, ये भी आपको बताया गया था नदियों वाले चैप्टर में। बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी अगर आप सीरियल से वीडियो देखते हैं। कहाँ से देखें सारी सीरियल से, मैंने नीचे प्लेलिस्ट में लिंक दे रखा है, 5-6 वीडियो एकदम क्रम से मिलेंगी, सब कुछ देख सकते हो आप। राधा व श्याम कुंड मथुरा में, क्योंकि कृष्ण और राधा के लिए तो फेमस मथुरा ही है, आप सबको पता है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर, ठीक है, तो मैं मुजफ्फरनगर में याद रख लीजिएगा शुक्रताल। आगे सिरसा झील मिर्जापुर, सिरसा मिर्जा, तो ज्यादा फर्क नहीं है, आप याद कर सकते हो, तो मिर्जापुर में है सिरसा झील, ठीक है। तो ये फेमस झीलें थी जो मैंने आपको बताई है। नहर भी मैं फेमस बता चुका हूँ, नदियां भी आपको बता चुका हूँ यूपी की, तो बहुत सारी चीजें आपकी इकट्ठी हो गई हैं। अब बचते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, इनको ले लेते हैं। देखिए, यदि आप कहो कि जी आप तो बस पढ़ के सुना रहे हो, देखिए पढ़ के, बाकी मैं बिल्कुल मानता हूं कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं सारी चीजें, ठीक है, कि आप कुछ याद तो करवा ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, ये इतना काम आप याद कर लेना, नोट्स बना के खुद। मैं मटेरियल मैं अपना दे रहा हूं आपको, कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको कंटेंट ये लग रहा है कि भाई वाकई आप काबिले तारीफ है, इस वजह से एक लाइक कर देना। अगर आपको लगता है नहीं कंटेंट बेकार लग रहा है, तो फिर आपकी मर्जी है भाई, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, कि मैं अपनी तरफ से 100% देने की करता हूँ कोशिश, कि मेरा कंटेंट आपके काम आ जाए एग्जाम में। और उम्मीद रहेगी, आपने अगर ये पूरा यूपीजी के पढ़ लिया ना, और जहां भी आप पेपर देने जा रहे हैं यूपी स्टेट का, तो आप खुद को, मैं याद आऊंगा आपको, आपके एग्जाम में बैठा हुआ, ठीक है, खुद अगर आप याद करके जाओगे तो। लेकिन चलिए, अभी आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, जब आप एग्जाम दे रहे होगे उसके बाद आप कहोगे कि हाँ ये तो पढ़ लेना चाहिए था। वर्तमान में यूपी में क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थिति। एक तो राष्ट्रीय उद्यान है, सिर्फ एक। ऐसे पूछा जा सकता है कितने राष्ट्रीय उद्यान है यूपी में, कितने प्राणी उद्यान है, 2, कितने वन्य जीव विहार हैं, 11, कितने पक्षी विहार हैं, 13। तो ये एक काउंटिंग याद कर लीजिएगा आप, ठीक है, टोटल काउंटिंग है ये। एकमात्र नेशनल पार्क जिसको मैंने राष्ट्रीय उद्यान बोला है, तो दुधवा नेशनल पार्क है वो, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है
वो है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान पार्क की हिंदी उद्यान, नेशनल की हिंदी राष्ट्रीय। ठीक है, तो दुधवा 1977 में इसका नाम ये पड़ा था, लेकिन दुधवा नाम तो पहले भी था, पहले इसको पशु विहार बोलते थे, पशु विहार। तो 1968 में ये स्थापना हुई दुधवा के नाम से, दुधवा पशु विहार के नाम से। सही 9 साल बाद इसका नाम चेंज कर दिया, दुधवा नेशनल पार्क कर दिया। ठीक है, यूपी में एक नेशनल पार्क पड़ता है भारत का, वो बड़ी बात है। ठीक है, तो भारत के बहुत सारे हैं, ये मत सोचना कि भारत का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे हैं राष्ट्रीय उद्यान। कैसे सोचो, राष्ट्रीय पक्षी एक ही होता है, मोर, मोर भी तो बहुत सारे हैं, एक ही अकेले मोर को थोड़ी कही है, बहुत सारे मोर की प्रजाति में, ऐसी राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो 2 प्राणी उद्यान है, कौन कौन से, लखनऊ में और कानपुर में 2 प्राणी उद्यान। ये पूछे जा सकते हैं कौन कहाँ पर हमारे 2 प्राणी उद्यान है, या हमारा प्राणी उद्यान निम्नलिखित में से किस शहर में है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। प्राणी उद्यान याद हो गया, राष्ट्रीय पार्क याद हो गया, राष्ट्रीय उद्यान याद हो गया। अब आते हैं वन्य जीव विहार और पक्षी विहार पे। तो 11 और 13 इनकी काउंटिंग और मैं दिखा देता हूं आपको, बिल्कुल आप लोग याद करिएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, और यूपी का ये पहला, अगर ऐसे भी क्वेश्चन बने, यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव विहार पहला, तो कभी तो शुरुआत की होगी, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। ठीक है, किशनपुर। अब वन्य जीव विहार और एक राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों में फर्क क्या है, बड़े कंफ्यूज होते हैं हम लोग। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों देखिए, वन्य जीव विहार में थोड़ी सी जो नियम है वो लचीले होते हैं। इसमें जो वहां के लोकल लोग हैं अपने पशुओं को चरा सकते हैं, अपने थोड़ा बहुत उनके लिए चारा वारा काट सकते हैं, इनसे वन्य जीव विहारों से सबसे। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह पाबंदी होती है और उसके नियम बड़े कड़े होते हैं, इसके आसपास कोई फटकेगा भी नहीं बस। ठीक है, तो ये उनके स्पेशली पशुओं का ध्यान रखा जाता है जो उसके अंदर है। चलिए, तो एक प्रकार से पशुओं के घर है और उनकी देखरेख की जाती है, और उनके ऑफिसर ऑफिसेज वगैरह सब कुछ होते हैं इनके, जो इनके देखरेख करने वाले हैं, डॉक्टर वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, किशनपुर, चंद्रप्रभा चंदौली, ये तो आसानी से याद हो जाएगा। किशनपुर, लखीमपुर खीरी, तो ये भी याद करिएगा। करतनिया घाट बहराइच है ना, करतनिया बहराइच, तो ऐसे याद रख लिए। करतनिया इसको बोलते हैं, जैसे करते ही कोई काम करते ही, तो हम कहे करतनिया इस काम में, हम लोकल में तो यही बोलते करतनिया बाहर आ जाना, तो ऐसे याद रख लेना, करतनिया घाट बहराइच, तो बाहर आया। तो रानीपुर वन्य जीव चित्रकूट, अब रानी के तो आजकल राजा रानी तो होते नहीं है, उनके तो चित्रों में देखे जा सकते हैं, तो चित्रकूट ऐसे। महावीर स्वामी, एक हमने आपको याद है रामायण का भी वो पढ़ा था कि भाई वो उसकी जो है रामायण भी चित्रकूट से याद की थी। कुछ हमने बहुत चीजें पढ़ी हैं पीछे, अगर आप सब कुछ देखोगे तो सब कुछ याद आएगा आपको। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, सबसे छोटा वन्य जीव विहार अगर पूछा जाए तो ललितपुर में भी कई चीजें याद करने वाली हो गई हैं, तो महावीर स्वामी है सबसे छोटा जो ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, अब नाम राष्ट्रीय लग रहा है तो बड़ा ही होगा, काफी बड़ा है, 3 जिलों में फैला है, आगरा, इटावा और औरैया, तीनों सटे हुए राज्य जिले हैं ये यूपी में। तो आगरा, इटावा, औरैया, कौन सा, राष्ट्रीय चंबल। तो ठीक है, चंबल आगरा, मेन आगरा में, इटावा और औरैया में भी है थोड़ा सा। कैमूर, तो कैमरूर, तो सोनभद्र, अब आपकी किसी की सोने की दुकान है तो कैमरा तो लगाएगा ही लगाएगा, तो ऐसे याद रख लीजिएगा, कैमरा सोनभद्र, सोने में तो कैमरा लगते ही है। हस्तिनापुर मेरठ, ये तो सबको याद रहता है, लेकिन दोस्तों हस्तिनापुर वाला वन्य जीव विहार सबसे बड़ा है यूपी का, इसमें घड़ियालों के लिए फेमस है ये। मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ठीक है, मेरठ के साथ ही टच है डिस्ट्रिक्ट तीनों, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, थोड़ा सा मुजफ्फरनगर, थोड़ा सा बिजनौर, सबसे ज्यादा है मेरठ में, क्योंकि हस्तिनापुर तो आपको पता ही है कौरवों पांडवों की राजधानी थी, तो पूरा मेरठ पे तो सेंट्रलाइज था वो, सब कुछ आपको याद है हस्तिनापुर के बारे में। सोहागी बरबा, सोहागी बरबा महाराजगंज, अब किसका सुहाग मारना है, किसका बेचना है, किसके सुहाग के साथ क्या करना है, महाराज ही फैसला लेते थे पहले तो सोहागी बरबा ऐसे याद रख लीजिएगा, महाराजगंज है ना। तो कुछ भी आप, सुहेलवा, सुहेलवा श्रावस्ती बलरामपुर, ठीक है, सुहेलवा कुछ याद आप भी कर लीजिएगा, कुछ मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ और ट्रिक बन रही है तो मैं वो बना रहा हूँ, मैंने इस पर होमवर्क नहीं किया है कुछ भी, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी में देना था वीडियो, मैं वैसे ही लेट चल रहा हूँ। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी, तो आप देखिएगा इसको, कछुआ, कछुआ
तो वार जीता ही था। अब आप सोचिए, वाराणसी से तो एक चीज याद आती है, मोदी जी का ये एमपी का क्षेत्र है ना, यहाँ से लोग सांसद है वो। अब विकास किस गति से हो रहा है मोदी जी के शासनकाल में? कछुआ की गति से। तो ऐसे मान सकते हो इसको, ठीक है, तो ऐसे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूपी के पक्षी विहार। हाँ, तो ये देखिए लास्ट चीज ये रह चुकी है बस, पक्षी विहार। तो चंद्रशेखर पक्षी विहार कहां पर? उन्नाव में, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, किसने? चंद्रशेखर ने। उन्नाव उन्होंने, है ना, उनने। तो समसपुर है दोस्तों, इससे यहाँ चला गया है, इसका कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, ठीक है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज। तो समसपुर, रायबरेली। तो सबको ऐसे समोसा किसको खाना है, सबकी राय तो ले लो एक बार, है ना, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो समोसा, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। रायबरेली का टेलीफोन भी हमने याद किया था, आपको पता है, उद्योग वाले में, ठीक है। लाख बहोसी कन्नौज। तो लाख बार बहोस हो जाएगा, कान पे मार दिया तो कन्नौज, ऐसे अपना याद कर लीजिए जो भी कुछ है। सांडी पक्षी विहार हरदोई। तो हमने पीछे याद किया, लाख बहोसी से हर चीज हमने कन्नौज से जोड़ी है। लाख बहोसी आए तो कन्नौज लगा दो आप, कुछ भी हो, सांडी कुछ भी आ जाए, पक्षी विहार हो, कुछ भी हो, हरदोई में आप लगाओगे सांडी नाम से कोई भी चीज है। तो हमने ऐसे याद किया था इसको कि हर किसी के पास 2 साड़ी होती हैं, हरदोई। एक साड़ी में तो काम नहीं चलता भाई, धो के दूसरी भी पहननी है, तो हरदोई, हर कोई 2 ही साड़ी रखता है, तो हरदोई। तो ऐसे 2 तो कम से कम हो, ठीक है। बखीरा, तो संत कबीर नगर, बखीरा हमने ऊपर भी याद किया था, बखीरा कुछ है ना, तो ये भी वही याद आ गया, बकीरा था वो, बकीरा, ज्यादा फर्क नहीं है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर, ये नोएडा, न्यू ओखला नोएडा की फुल फॉर्म आपको याद है ना। नोएडा कहाँ पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर क्या, बहुत लोग तो इसको नोएडा ही कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम ही नहीं जानते। तो न्यू ओखला, इसके नाम में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ये ओखला जो नाम है ये नोएडा से ही पड़ा है, तो नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर। सामंत पक्षी विहार मैनपुरी, ठीक है, सामंत पक्षी विहार मैनपुरी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में है, ठीक है। विजयनगर महोबा, तो विजयनगर महोबा। पटना एटा, देखो एटा, पटना, इटना, तो ये कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, याद कर लोगे, पहले भी हमने याद किया है। सुरहताल पक्षी विहार बलिया में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है, ठीक है। और लास्ट है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में। उम्मीद करता हूं आप हर चीज की तो ट्रिक उम्मीद नहीं करोगे अब मुझसे, कि मुझे बहुत जल्दी ये कंटेंट देना था। वन्य जीव अभ्यारण्य आपके कंप्लीट हो गए हैं, चारों चीज जो मैंने आपसे बोली थी कि इस वीडियो में जलवायु, झील, बांध सब कुछ कराऊंगा, तो ये सब कुछ हो गए हैं, चारों चीज हो गई हैं। दोस्तों अगला जो वीडियो है वो जनगणना पर आधारित होगा, और साफ साफ वीडियो के पेपर में, क्या मैं कहूँ, जो भी यूपी स्टेट का पेपर होता है उसमें साफ साफ ये टॉपिक लिखा रहता है, यूपी की जनगणना, उससे क्वेश्चन 100% आना है। और मैं इस तरह के आंकड़े लेके आ रहा हूं, आपको साथ साथ याद हो जाए, और सारे आंकड़े बिल्कुल पेपर से रिलेटेड होंगे, कुछ भी उनमें से पूछा जा सकता है, ठीक है, और बाहर भी कुछ नहीं जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, बाय बाय।